हमारे सभी सुनने वालों का एक मर्तबा फिर अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस लीगल एजुकेशन के प्रोग्राम में दिली खैर मकदम है। हम सभी का इस्तकबाल करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं का नाम लेकर जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है, अप्रिसिएट किया है। जसपाल खनुगा जी हैं जिन्होंने लिखा है, सर थैंक यू फॉर योर नॉलेज शेयरिंग। तो जसपाल जी, ये तो हमारा कर्तव्य है बहैसियत वकील के कम से कम कायदे की जो जानकारी इतने सालों में प्राप्त हुई है वो हमारे आम शहरियों के साथ में हम शेयर करें। आपने धन्यवाद किया है, हम आपके ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट करते हैं। फिर इसी तरह से अज़हर काजी साहब ने भी जज़ाकल्लाह खैर कह के अपने ग्रैटिट्यूड का इज़हार किया है। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और उनके हक़ में भी जज़ाकल्लाह कहते हैं। मेहुल जेठवा जी हैं जिन्होंने बड़ी प्रशंसा की है इस छोटे से वकील की। मेहुल जी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी हमारे बहुत से वकील हैं जिन्होंने कमेंट करके नहीं लेकिन पर्सनली, हमारे कल्याण के एक सीनियर वकील बिवलकर साहब ने भी इस प्रोग्राम को बहुत लाइक किया है और वो चाहते हैं कि अलबिर वाले सारे के सारे हमारे एपिसोड्स जो आज तक हमने रिकॉर्ड किए हैं उनको भिजवा दें। तो मैं अलबिर वालों से अपील करूंगा कि हमारे अब तक के जितने भी एपिसोड्स हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट उनको भिजवा दें ताकि वो जो है पिछले एपिसोड से भी फ़ायदा उठा सकें। अब आते हैं श्रोता कुछ सवालों की तरफ जो हमारे दूर दराज के श्रोताओं ने हमसे किए हैं। ये एक प्रश्न आया है बिहार के अज़हर साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि ख़ानदान के अंदर में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कानून विरासत के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा होता था उतना हिस्सा हर एक को दे दिया गया, लेकिन कानून विरासत के हिसाब से जो हिस्सा जिसका बनता था उतना देने के बाद भी वो आपस में संतुष्ट नहीं हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के उनके दरमियान में किसी प्रकार का मतभेद पाया जाता है। तो ऐसे में वो पूछ बैठे हैं कि क्या हम किसी मुफ्ती साहब के पास में जाकर के कोई फतवा लें। अज़हर साहब, अगर आप मुफ्ती साहब के पास में जाकर फतवा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन ये भी जान रखें कि मुफ्ती साहब जो भी फतवा देंगे वो कानून विरासत के ऐन मुताबिक देंगे। मुफ्ती साहब अपनी तो नहीं चलाएँगे। रब ताला के कानून में वारिसीन के जो हिस्से मुख्तस किए गए हैं, जो हिस्से ठहराए गए हैं, वही हिस्से उनको मिलने हैं। हमारी आपसे गुजारिश ये होगी कि जिन लोगों के बीच में ये समस्या पैदा हो गई है वो लोग आपस में इस बात पर इत्मीनान कर लें कि जो हिस्सा कानून विरासत से उनको मिला है वही हिस्सा उनको मिलने वाला है। वो किसी मुफ्ती के पास में चले जाएं या किसी कोर्ट के अंदर में जाकर पार्टीशन का या एडमिनिस्ट्रेशन का सूट दाखिल कर दें। तो मैं समझता हूं कि आपके पैसे आप बर्बाद मत कीजिए। कानून विरासत के हिसाब से जो हिस्सा मिला है उसको आप कबूल कर लें और मैं समझता हूं कि इस तरह से करने के नतीजे में दिलों के अंदर में जो ख़राबी आई है वो भी दूर हो जाएगी और बेजा खर्चों में पड़ने से आप रह जाएंगे। एक और सवाल हमारी तरफ आया है। एक फ़ीमेल चाइल्ड है और इस फीमेल चाइल्ड को मेंटेनेंस देना कब तक आवश्यक है। अब इसके अंदर में दो बातें समझ लीजिए। अलग अलग कायदों के अंदर में फ़ीमेल चाइल्ड को मेंटेनेंस देने की कमाल मर्यादा, अपर मोस्ट लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है और इसमें हमें अलग अलग कायदों के अंदर में दो प्रकार की बातें मिलती है। कुछ कायदे ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल चाइल्ड के राइट ऑफ मेंटेनेंस को उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी तक सीमित कर दिया गया है कि जब वो मेजर हो जाएगी तो उसका राइट ऑफ मेंटेनेंस अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ कायदे ऐसे भी हैं जहाँ पर उसका राइट ऑफ मेंटेनेंस उसके मैरिज होने तक उसको मिलता रहेगा। तो ये दोनों ही बातें हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि जो याचिका कोर्ट में लगाई गई है वो कौन से कायदे के अंतर्गत लगाई गई है। आप जानते हैं कि मेंटेनेंस का ये जो राइट हमारी बेटी को प्राप्त है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 के तहत भी अपना ये राइट अर्जित कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी उसको ये राइट मिल सकता है और अपने अपने पर्सनल लॉज के ज़रिए से भी बेटियां अपना राइट ऑफ मेंटेनेंस कोर्ट के माध्यम से इन्फोर्स कर सकती।
तो इट विल ऑल डिपेंड अंडर विच पर्टिकुलर एक्ट द फीमेल चाइल्ड हैज़ अप्रोच द कोर्ट एंड अकॉर्डिंगली her right of maintenance will be available to her till she attains the age of majority or till she marries। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। मैं समझता हूँ ये जो जानकारी है आपके लिए उपयुक्त ठहरेगी और काफ़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने पूरा नाम तो नहीं आया है उनका, लेकिन उनका वो जो ईमेल आईडी पर जो उनका नाम होता है वो आया है IK और फिर उसके बाद में शायद हाइफन है और बेदी लिखा हुआ है। बहरहाल जो भी उनका नाम है, उन्होंने हमारी तरफ जो सवाल दागा है वो ये कि एक 5 साल का बच्चा है, माँ भी उसकी कस्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है और बाप भी उसकी कस्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में इस बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? याद कीजिए मैंने पिछली मरतबा आपसे गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के बारे में कुछ मालूमात दी थी और गार्जियंस और वार्ड्स एक्ट के अंदर में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है कि कोर्ट को सर्टिफिकेटेड गार्डियन अपॉइंट करने का अधिकार है। अगर बच्चे के माता पिता बच्चे की कस्टडी नहीं लेना चाहते हैं और इन माता पिता को छोड़कर परिवार का दूसरा कोई सदस्य आगे बढ़ कर के इस बच्चे की कस्टडी लेना चाहता है, तो कोर्ट उसके क्रेडेंशियल्स को चेक करने के बाद में अगर इस नतीजे पर पहुंचता है कि माँ बाप के अलावा परिवार का ये जो सदस्य है ये बच्चे का गार्डियन बनने की कैपेबिलिटी अपने अंदर में रखता है, बच्चे का वो ठीक तौर से ध्यान रखेगा, उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा, तब तो एक ऐसे तीसरे आदमी को भी गार्डियन की हैसियत से अपॉइंट किया जा सकता है। इसमें एक बात ये भी कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर में इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो किसी माइनर की कस्टडी के लिए कोर्ट से रुजू करे। तो माँ बाप अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो परिवार का कोई और सदस्य, और परिवार का कोई और सदस्य भी इंटरेस्टेड नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन सारे लोगों को इस बात का अधिकार है कि बच्चे की गार्डियनशिप के लिए गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कोर्ट को अप्लाई करें। तो ये हमारे श्रोताओं के सवालात जो हमारी तरफ आए और उनका ये जवाब जो हमने रिकॉर्ड कराया। श्रोतागण, आपको याद होगा कि हम बिल के उपलक्ष्य में इसके पहले मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड करा चुके हैं और हमारे थाना के सीनियर एडवोकेट कैसर अंसारी साहब ने जहाँ हमारी इस कोशिश को जहाँ अप्रिशिएट किया है, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि एक एपिसोड आप प्रोबेट के बारे में रिकॉर्ड कराइए और प्रोबेट की क्या यूटिलिटी है, प्रोबेट को कौन अप्लाई कर सकता है और प्रोबेट कौन सा कोर्ट ग्रांट करेगा, प्रोबेट लेना कब आवश्यक है कब आवश्यक नहीं है, इसके बारे में जानकारी दें। तो श्रोतागण, आज हम ये सवालात आप लोगों के सामने रखते हैं प्रोबेट के उपलक्ष्य की जो भी जानकारी है, और प्रोबेट के अलावा एक और चीज़ होती है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों विषय के अंदर में विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास हमारी तरफ से हमारे अगले एपिसोड के अंदर में होगा, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि जितना टाइम हम लोगों के पास में इस वक्त अवेलेबल है, उस टाइम के चलते हमारे लिए प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी बचे हुए समय में रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जान रखिए कि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोगों के दरमियान में उत्सुकता होती है। बहुत सारी जानकारी ऐसी जो यूँ कह लीजिए कि ऑथेंटिक सोर्सेज से हम लोगों को नहीं मिलती, सुनी सुनाई बातें, और उन सुनी सुनाई बातों को लेकर के कभी हम समझ लेते हैं कि ये चीज़ अनिवार्य है और ये चीज़ अनिवार्य नहीं है। प्रोबेट के उपलक्ष्य में जो प्राथमिक जानकारी है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो प्राथमिक जानकारी है, उनको इंशाअल्लाह हम लोग अगले एपिसोड के अंदर में रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाएंगे। आज आपके पूछे गए सवालात के जवाबात दे करके हम इस एपिसोड से आपकी विदा लेते हैं। आप लोगों का एक मरतबा फिर धन्यवाद करते हैं। योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर इंडीड इनकरेजिंग एंड वी डू अपील टू यू। इस एपिसोड को भी और आइंदा रिकॉर्ड होने वाले सभी एपिसोड्स को आप न सिर्फ देखेंगे बल्कि उन पर सोच विचार करके आपकी तरफ से जो भी इस उपलक्ष्य में सवालात हो सकते हैं वो हमसे ज़रूर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवालात का सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हम कायदे की रोशनी में आप तक दे सकें। धन्यवाद और आइंदा एपिसोड में जुड़ना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।